आज हम लोग रघुवीर सहाय के संक्षिप्त जीवन के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि है। सन 1929 में इनका जन्म हुआ था। संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया। प्रारंभ से ही ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी भूषित किया गया। सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। रघुवीर सहाय की कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं, जो सन 1935 में प्रकाशित हुई थी। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। रघुवीर सहाय जी ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा अभिव्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील और चेतना संपन्न साहित्यकार हैं। साठोत्तरी अर्थात 60 के दशक के बाद की। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी। यानी आम बोलचाल की, जो सामान्य जन की विभिन्न तरीकों की भाषाएं हैं बोलचाल की, उन सब को इन्होंने लेखनबद्ध किया है। सामाजिक अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, बुराइयां, हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रिपोर्ट मात्र नहीं रह जाते, अपितु वे आत्मान्वेषण के कारण बन जाते हैं। रघुवीर सहाय जो कि पत्रकार रहे हैं, अतः घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को इन्होंने महसूस किया है। इसलिए इन्होंने अपने इन अनुभवों को ही रचनाओं में स्थान दिया। इनकी भाषा अधिकतर बातचीत की शैली है। भयाक्रांत अनुभवों की आवेग रहित अभिव्यक्ति इनकी कविता की एक अन्यतम विशेषता है। तो आज हम इस कैमरे में बंद अपाहिज कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से संकलित की गई है। इसमें कवि ने शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त किया है। साथ ही दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है, जो किसी की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाने वाले उस व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं ही संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावा तो करते हैं, किंतु वास्तव में वो संवेदनहीन होते हैं। जो दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, ऐसे लोग आज संवेदनहीन होते जा रहे हैं। विडंबना है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया इतना संवेदनहीन हो जाता है कि वह
उस व्यक्ति की पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता। यह कविता स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ संकेत भी करती है जो दुख, दर्द, यातना और वेदना आदि को भी अपने व्यवसाय का विषय बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? प्रश्न करें, प्रश्नवाचक। कैमरा दिखाओ, इसे इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि कहता है इस कविता के माध्यम से मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कि हम दूरदर्शन पर बोलने वाले मीडिया कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वही दूरदर्शन पर बोलते हैं जो समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और अब वो क्या करेंगे? जो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, एक दुर्बल और कमजोर, एक कमजोर और शरीर से अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे। कहाँ? एक बंद कमरे में, अर्थात स्टूडियो में, स्टूडियो में लेकर आएंगे और उस कमजोर व्यक्ति को बुलाकर उससे प्रश्न करेंगे। और प्रश्न भी कैसा कि क्या आप अपाहिज हैं? जो अत्यंत ही संवेदनहीनता को प्रकट करता है, क्योंकि अपाहिजपन, अपंगता, शारीरिक विकलांगता नाम कोई भी दें, लेकिन यह किसी की दृष्टि से किसी की छुपी नहीं होती, जो स्वतः प्रकट हो रही है, जो स्वयं में उस व्यक्ति के हृदय को वेदना देती है। उस प्रश्न को कुरेदना इस प्रकार से कि क्या आप अपाहिज हैं, कहाँ तक उचित है। और यदि है अपाहिज, इतने ही प्रश्न तक सीमित नहीं, और यदि अपाहिज हैं तो क्यों है, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज? आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपके अपाहिजपन का क्या कारण है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है ना? क्या आप अपाहिज हैं? और यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन, आपकी यह अपंगता, शारीरिक विकलांगता आपको कष्ट देती है? अब ये प्रश्न इतने बेतुके हैं, इतने संवेदनहीन हैं कि अपाहिज इसका उत्तर कैसे दे पाएगा? अब जब वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा तो कैमरामैन से संकेत करते हैं कि इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, क्योंकि वह अपनी इस पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्त करने में संकोच करता है, झिझकता है। तो उसे कैमरामैन को निर्देश देंगे कि इसके शरीर को, इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि जब वह विकलांग व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देने में असहज हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो कैमरे वाले को निर्देश देते हैं कि इसको, इस अपाहिज को, इस विकलांग को स्क्रीन पर
और बड़ा बड़ा दिखाओ। और फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है, आपको क्या पीड़ा है, आप अपनी पीड़ा को, अपने दुख को जल्दी से बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी कमजोरी को व्यक्त करते हैं, उसकी शारीरिक सशक्तता को चुनौती देते हैं। इसलिए वह इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। अब कुछ भाव विशेष में देखें तो भाव विश्लेषण का पहला होगा पॉइंट, इसमें मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया है, करारी चोट की है। और काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज व सरल बातचीत परक है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यंजना अर्थात शब्द चित्र है उस शारीरिक विकलांग व्यक्ति से पूछने का, किंतु अभिव्यंजित अर्थ है मीडिया की ओछी मानसिकता, व्यवसाय परकता के आगे संवेदना शून्य हो जाना। अब कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी इस पैराग्राफ के प्रश्न होंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हमसे क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा, ये दूरदर्शन पर हम बोलेगा कि हम शक्तिशाली हैं तथा हम अब किसी कमजोर का साक्षात्कार लेंगे, तो यहाँ हम समाज का ताकतवर मीडिया है, यहाँ हम समाज के ताकतवर शक्तिशाली मीडिया का व्यंजक है। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों? तो उस विकलांग अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके व निरर्थक हैं। ये अपाहिज के संपूर्ण वजूद को हिला डालते हैं, झकझोरते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। परिणाम स्वरूप वह चुप हो जाता है, वह अपाहिज, वह विकलांग उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर मौन हो जाता, चुप हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला वह मीडिया कर्मी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है। उसकी असफलता का कारण यह है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से, पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। वह प्रश्न, उसका साक्षात्कार उस मीडिया कर्मी के लिए एकमात्र कार्यक्रम के आयोजन का माध्यम होता है, इसलिए वह अपने उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। वह कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ही उससे इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर करता है। अगला प्रश्न इसी पैराग्राफ से संबंधित, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों? तो प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को उस विकलांग व्यक्ति की, उस अपंग व्यक्ति की तस्वीर को बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाने के लिए कहता है, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए। ये भली मतलब उसके उस अपंगता को उभार कर दिखाने का प्रयास करता, तभी वो कैमरामैन से कहता है कि इसको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाओ, जिससे आम जनता की, दर्शकों की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। अगली अनुति में आगे सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए
थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। हम पूछ कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब कुछ कठिन शब्दार्थ है। रोचक माने दिलचस्प, वास्ते के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग उस अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं जो नहीं पूछने चाहिए, जिनका कोई अर्थ नहीं है। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, ये बात सोच कर बताइए। जिस कारण को वह व्यक्ति जीवन के हर क्षण महसूस करता है, उसे विचारने के लिए क्या आवश्यकता है, जो उसके जीवन का भाग है, जिसे शायद वह अब भूलने का प्रयास करता होगा, लेकिन पुनः पुनः कुरेद कर उससे पूछेंगे कि यह अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। यह सोचकर बताइए। यदि वह यह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, बार बार कुरेदते। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब विडंबना देखिए कि अगर वह अपनी इस बात को नहीं बता पाएगा तो वो स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे से बताते हैं, क्या ऐसा, इस प्रकार से लगता है। वे इशारा करके बताएं क्या उन्हें इस प्रकार महसूस होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। कवि पुनः कहता है कि यदि आप थोड़ा सोचकर और कोशिश कर कर नहीं बताते, आप कोशिश कीजिए, सोचिए, बताइए। अगर आप नहीं बताते तो आप इस समय अगर नहीं बता पाए तो यह सुनहरा अवसर खो देंगे। अर्थात सुनहरा अवसर यानी अपनी इस कमी को जो आप समाज के सामने हमारे माध्यम से ला पा रहे हैं, तो इस सुनहरे अवसर को आप खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। तो मीडिया वाले कहते हैं कि यह हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, तो मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से पूछेगा नहीं, किंतु कवि दर्शकों के लिए यह प्रश्न छोड़ जाता है कि वह भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। अर्थात समाज भी आज संवेदनहीनता की ओर कैसे जा रहा है, कवि इंगित करता है। अब भाव विशेष में देखिए, कवि ने आज मानवीय संवेदना, जो क्षरण हो रहा मानवीय संवेदना का, उसका कुशलता से चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर भी करारा व्यंग है यह कविता, और काव्य रचना में नाटकीयता है, व्यंग है, अभिव्यंजना है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है, सहज अभिव्यक्ति है, और अनुप्रास व प्रश्न अलंकार समाविष्ट है। पैराग्राफ से संबंधित कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं। कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की
किस मानसिकता को उजागर किया है? तो उत्तर होगा, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं। उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का एहसास नहीं होने देते। उसकी क्रूरता, उनकी व्यावसायिक क्रूरता उन्हें दूसरे की पीड़ा का एहसास करने नहीं देती। अगला प्रश्न है, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को, उस अपंग व्यक्ति को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसा वे चाहते हैं, जिससे कि यह दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है, जो विशुद्ध व्यावसायिकता को प्रकट करता है। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है और एकमात्र उनका यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न, दर्शकों की मानसिकता क्या है? तो अंत में इन पंक्तियों में कवि ने दर्शकों की मानसिकता को उजागर करते हुए लिखा है कि वे किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है। उनमें भी संवेदनशीलता का धीरे धीरे अभाव देखने को मिल रहा है। तो कवि दर्शकों की भी इस मानसिकता को अभिव्यक्त करता है।